नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में, वाराणसी में जो स्थित है। डॉक्टर साहब ने अपनी स्पेशलिटी कैंसर चुना, जो रोगियों के लिए एक वरदान साबित होगा। डॉक्टर साहब ने अपनी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा मदुरई से पूरी की, उसके बाद आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन झांसी से किया है और आपने टाटा मेमोरियल से स्पेशल फेलोशिप किया कैंसर के रोगियों के लिए, कैंसर के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो किस तरीके से हम ओरल कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार या एमपी, ये ऐसी छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ओरल कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लोग इसके लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक गुटखा है और इसमें एक ऊपर एक चित्र बना हुआ है, जो ये चित्र दिखाता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें कुछ स्कैम चल रहा है। ये जो प्रिंटिंग है, ये इतनी ख़राब प्रिंटिंग करके दिया गया है जिससे लोग समझ ही ना पाएँ, देख ही ना पाएँ कि इसमें जो है ओरल कैंसर की स्थिति हो सकती है इसको खाने से। तो गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि ये प्रिंटिंग इतनी साफ़ होनी चाहिए कि दिखे कि अगर हम गुटखा खा रहे हैं तो हमें कैंसर हो सकता है। तो आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कैंसर के रोगी अगर जो है वो सही समय पे शुरुआती लक्षणों के साथ आ जाते हैं तो देखें उसकी स्थिति क्या होती है। एक छोटी सी जगह कैंसर के ये लीजन दिखाई दे रहे हैं बीच में, और यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन लोग भटकते रहते हैं, लोग इधर उधर दवाइयाँ करते रहते हैं, कभी किधर घूमते हैं, कभी किधर घूमते हैं। ऐसे जगह इलाज कराते हैं जहाँ कैंसर का कोई भी जानकार नहीं होता, इलाज नहीं होता और स्थिति फिर बद से बदतर होती जाती है। और ये भी मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखें कि फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये स्थिति हो जाती है। तो अगर हम शुरू में ही जागरूक हो जाएं, तो जो पहले मैंने आपको चित्र दिखाया था, अगर उस स्टेज पर इलाज शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो डॉक्टर शेखर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो रोगियों की जो परसेंटेज है वो दिन पर दिन बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कैंसर की जो संख्या है दिन प्रतिदिन निश्चित रूप से बढ़ रही है जी। और अधिकांश कैंसर के मरीज जो सामने आ रहे हैं वो इस वजह से भी है कि चिकित्सा की सुविधाएं भी उस तरह से बढ़ रही हैं। जैसे टाटा कैंसर हॉस्पिटल खुला या कहीं भी कोई बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खुलता है जी। बहुत सारी डायग्नोस्टिक मोडेलिटी जो पहले नहीं यूज की जाती थी, अब जैसे किसी बात अल्ट्रासाउंड होने लगा है, एक्सरे होने लगा जी, तो उससे कैंसर के केसेस ज़्यादा पकड़ में भी आने लगे हैं। अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में भी कई बार ऐसा होता था कि पहले वो कैंसर के मरीज बिना डायग्नोसिस के ही मर जाते थे। अच्छा। तो पता नहीं चलता था कि उनको कैंसर है। हाँ। इसलिए कैंसर की संख्या कम लगती है। अच्छा। अब जाहिर से दोनों बातें हो रही हैं, कैंसर की संख्या बढ़ भी रही है, साथ में डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भी कैंसर की संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि डायग्नोसिस के जो नए नए तरीके आए हैं, उनके वजह से अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो ये एक तरीके का वरदान है उन रोगियों के लिए। देखिए, आज भी हमारी जैसे ओरल कैंसर की अगर हम बात करें जी, तो 70 से 80% मरीज आज भी ओरल कैंसर के जब एक चिकित्सक या कैंसर चिकित्सक या ऐसे किसी संस्था के पास पहुंचते हैं जहां उनका समुचित इलाज संभव है, तो 70 से 80% मरीज आज भी स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंचते हैं। बहुत दुखदाई बात है ये। उनमें से अधिकांश मरीजों का इलाज जो है अब संभव नहीं होता है। जिनका संभव होता भी है उनके इलाज में बहुत खर्चा होता है जी। इलाज में बहुत जैसे शारीरिक अपंगता, नुकसान, जैसे मान लीजिए अब आपने जो दूसरी तस्वीर दिखाई जी, वो मरीज जो है ऑपरेशन के लायक अब किसी भी तरह से नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर वो कुछ दिन पहले भी आए रहते तो उनका जो ऑपरेशन होता 7 से 8 घंटे का ऑपरेशन होता, उसके बाद कीमोथेरेपी, उसके बाद रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होती।
जी। और उसके बावजूद सारा इलाज होने के बावजूद 60 से 70% ऐसे मरीज जो है समस्त इलाज के बावजूद 1 साल जीवित नहीं रहते हैं, उनको बीमारी दोबारा आ जाती है। अच्छा, अच्छा। और उसके मुकाबले में जो आपने पहली तस्वीर दिखाई, जी। उसका इलाज जो है 1 घंटे की सर्जरी में संभव है। अच्छा। उसको आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी आवश्यकता शायद ही पड़े। खर्च भी कम और खर्च भी इलाज भी कम। बहुत अच्छा। संभवतः उसके चेहरे पे कोई एक्सटर्नल बाहरी निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा। वो अपने पूरे मुंह जबड़े का प्रयोग कर सकेगा, जैसे एक आम आदमी खाना खाता है, पानी पीता है, बोलता है। जी। और ऐसे मरीजों को दोबारा बीमारी आने की संभावना बहुत कम होती है। अच्छा। ऐसे मरीजों में 80% से अधिक मरीज जो है कैंसर से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों के मन में बैठी हुई है कि कैंसर का इलाज नहीं है और रोगी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं होते हैं। नहीं। तो अभी आपने जो जवाब दिया कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, ऑपरेशन होता है, तो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। शीघ्र निदान से कैंसर का उपचार संभव है। कोई भी मरीज, कोई भी कैंसर, अधिकांश कैंसर आज ऐसे हैं कि अगर वो पहली या दूसरी स्टेज में आते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सही हो पाना बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर आप यही विलंब करके जो कैंसर आते हैं, समस्या स्टेज यही में है आते हैं। कि अधिकांश कैंसर जो आते हैं वो लेट स्टेज में ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बहुत दिनों तक। जैसे कुछ अंदरूनी कैंसर है जिनके बारे में डिटेक्ट करना मुश्किल है, पता करना मुश्किल है। जी। लेकिन मुंह का कैंसर तो आपको सामने दिख रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। हर गुटके के पाउच पे फोटो है। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति ये क्लेम कर सकता है कि उसको ये नहीं पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। आज इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि हर व्यक्ति को ये पता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो यदि आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो अगर आपको कुछ भी हो रहा है, मुंह में कुछ घाव दिख रहा है जो पहले नहीं था, जो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि चूने से कट गया होगा या कुछ और होगा। आपको तुरंत किसी भी अच्छे डॉक्टर से, आप किसी डेंटल सर्जन के पास जा सकते हैं, आप किसी एंटी सर्जन के पास जा सकते हैं, आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये हमें घाव हुआ है, आप जरा इसकी जांच करके देख लें। तो शीघ्र से शीघ्र इलाज शुरू कराना ही इसके कैंसर बीमारी में सफलता की कुंजी है। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मेरे को ये मन में ख्याल आता है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर रोगी किसी भी डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर जिस तरीके से नब्ज़ देखता है, डॉक्टर जिस तरीके से ब्लड प्रेशर देखता है, डॉक्टर जिस तरीके से आला लगा के देखता है, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर लगा करके उसका सैचुरेशन देखता है, उसी तरीके से हर रोगी का, हर मरीज का, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए है, उसका मुंह खोल करके एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि अगर मुंह में कहीं कोई लीज़न है तो एक साधारण तरीके से बहुत अर्ली पता चल सकता है कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ओरल कैंसर एक महामारी की तरह फैल रहा है। जी। और ये हर डॉक्टर का, हर प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर का ये कर्तव्य है कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत ट्रेन करे ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण को पहचानने में। जी। चाहे आप किसी भी रोग के विशेषज्ञ हों, किसी भी रोग के सुपर स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट हों, जनरल फिजिशियन हो, आप अगर एक टॉर्च और एक टंग डिप्रेसर की सहायता से जी। आप किसी भी तरह के ओरल कैंसर को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसको पहचानना बड़ा मुश्किल नहीं है। जी। और जो भी मरीज आता है, आप उसको किसी भी चीज़ का, मान लीजिए अन्य किसी इलाज से भी आया है, गुटखा खाने वाले मरीज देखते ही समझ में आ जाते हैं कि ये साहब गुटखा खाते हैं। आप उनको 1 मिनट का समय अधिक दीजिए। जी। और हर फिजिशियन, हर डॉक्टर को चाहिए कि 1 मिनट समय देके मरीज का ओरल कैविटी का एक सरसरी तौर पे ही अगर जांच करना शुरू कर दे तो बहुत सारे मरीज जो है अर्ली स्टेज में पता चले। जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऐसी भावना है कि ये मनुष्य मेल्स में ज़्यादा होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। आप बताएं, महिलाओं में भी तो ये कैंसर की स्थिति होती होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं भी जो गुटखा खाती हैं या सुरती खाती हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। निसंदेह भारत में पुरुषों में होने वाला ये सबसे प्रमुख कैंसर है। अच्छा। और महिलाओं में भी इसकी संख्या ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। दूसरी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसे प्रचार हो रहा है कि गुटखे से होता है। मैंने देखा है, मरीज से मैंने पूछा कि आप गुटखा लेते हैं, वो साफ कहता है कि नहीं।
पता चलता है कि साहब गुल लेते थे। तो मैं यहाँ एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पान, गुटखा, तम्बाकू, सादा, खट्टा, मीठा, जो भी पान, ठीक है, तम्बाकू वाला गुटखा, बिना तम्बाकू वाला गुटखा, बिना जर्दे वाला गुटखा, गुल, खैनी, ये सभी चीज़ें कैंसर कर सकती हैं। इनमें से कोई भी अपवाद या कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सोचना कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं पाउच वाला गुटखा ना खा के बिना पाउच वाला खाता हूँ, या हम तो सिर्फ सादा पानी दिन में 10 खा लेते हैं, उससे कैंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये सभी चीज़ें कैंसर करने में समान रूप से सक्षम है। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पान मसाला खाते हैं और उनका मुंह नहीं खुलता। अच्छा, और अक्सर जब वो जाते हैं दिखाने के लिए तो उनको कहा जाता है कि आपको सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो गई है। थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बरसों से जो है वो पान, नहीं तो मैं तो सादा ही पान खाता हूँ, सादा ही गुटखा खाता हूँ, जैसा अभी आप कह रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें इस गुटखे और पान मसाले के प्रभाव से जो है चेहरे की जो भीतर की म्यूकोसा और म्यूकोसा के भीतर की जो चीज़ें होती है, जो बनावट होती है, वो सिकुड़ जाती है जी। सिकुड़ने की वजह से धीरे धीरे करके आपका मुंह खुलना कम होता जाता है। ये स्थिति जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, आगे चल के कैंसर में परिवर्तित हो सकती है। प्री कैंसरस जैसी ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। जी जी। इसके साथ साथ तम्बाकू खाने वाले लोगों के मुंह में कुछ सफ़ेद पैचेज मिलते हैं जी, लाल पैचेज मिलते हैं, कुछ अल्सर जैसी चीज़ें मिलती हैं जी। ये सभी जो है कुछ न कुछ मात्रा में कैंसर को प्रीडिस्पोज, यानी कि आगे चल के उसमें कैंसर बनने की संभावना रहती है। तो ऐसा कुछ भी होने पे दिखाना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है बहुत से कई ऐसे पेशेंट भी बाद में कैंसर में बदल गए जिनके दांत के वजह से रेगुलर उनके गाल में और जीभ पे जो है वो रगड़ होती थी, घाव बन जाता था। उसके बारे में कुछ किसी भी तरह का क्रोनिक इरिटेशन जो जी, है कैंसर कर सकता है। जी। आमतौर पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई कुछ मरीज बोलते हैं कि हमने तो कभी गुटखा नहीं खाया, कभी पान नहीं खाया, किसी तरह का नहीं खाया। तो जीभ के कैंसर में खासकर जी, अगर कोई शार्प टिथ है जो कि बार बार चुभ रहा है, बार बार उसी जगह घाव पे कर रहा है एक ही जगह पे, जी। तो कुछ सालों के अंतराल पे वहाँ पे पहले एक घाव होगा जी। और वो घाव अगर नहीं भरता है तो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो अगर कोई भी अगर ओरल कैविटी में, मुंह में, आसपास कहीं भी कोई अगर घाव दिखे जी। तो उसका इलाज कराना जरूरी है। और उसका इलाज आसान है। अगर डेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो अल्सर हो रही है, आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपके दांतों की फाइलिंग कर देंगे या कैपिंग कर देंगे और ऐसे में वो घाव 2 हफ्ते में भर जाना चाहिए। जी। अगर इस इलाज के बावजूद वो 2 हफ्ते में नहीं भर रहा है तो फिर उस घाव की बायोप्सी आवश्यक है। जी, जी। फिर ये पता करना, ये सब करना जरूर हो जाता है कि कहीं उसमें ऑलरेडी कैंसर तो नहीं बन चुका है। डॉक्टर साहब, और क्या लक्षण हो सकते हैं जिसमें हम लोग ये आदमी सस्पेक्ट कर सकता है कि नहीं ओरल कैंसर हो रहा है, और लक्षणों के बारे में बताएं। तो एक तो जैसे सफ़ेद या लाल दाग जिसको हम लोग इरिथ्रोप्लाकिया या ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं, जी। वो ऐसे जो है आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे उन लोगों में जो कि पान गुटखा तम्बाकू का सेवन करते हैं। हम लोगों को रोगियों, ऐसे लोगों से भी अपील करना चाहिए इसी समय, जो लोग बहुत लंबे समय से गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, वो अपने मुंह के अंदर जो है झांक करके देखें। आप खुद देख सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी। आप जैसे जो है आदमी रोज ब्रश करता है, रोज दातुन करता है, रोज कुल्ला करता है, रोज बाल संवारता है, उस वक्त आप जो है एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने जीभ को, अपने मुंह को देख सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा घाव तो नहीं बन रहा है। एक बात और, समस्या ये है कि अधिकांश कैंसर शुरुआती दौर में दर्द नहीं देते हैं, पेनलेस होते हैं, उसमें दर्द नहीं होता है बहुत से अल्सर्स में। जी। इस वजह से भी उसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा है। जी। तो मुंह में अगर कोई घाव, कोई छाला, कोई लाल निशान, कोई सफ़ेद निशान हो तो उसको ज़रूर जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा कई बार होता है कि जो ओरल कैंसर है वो कुछ ऐसी जगह पे मुंह में होता है जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं। जी। ठीक है, तो कई बार ये गले में गिल्टी के रूप में भी प्रेजेंट करता है। अच्छा। तो अगर आपको किसी गले में कोई गांठ दिख रही है जो पहले नहीं थी, जी। तो उसको भी जो है डॉक्टर से दिखाना बहुत आवश्यक और है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये हो सकता है कि वो जो गांठ है उसमें दर्द, उसमें भी दर्द ना हो। जी, उसमें भी दर्द ये ना भी हो। जरूरी है, क्योंकि अगर दर्द है तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हुआ हो, हाँ, लेकिन हाँ, अगर नहीं कैंसर है दर्द, हाँ। तो हो सकता है और कि जिस दर्द ना चीजों हो। में दर्द नहीं होता है लोग उसको आमतौर पर Lightly नेग्लेक्ट कर लेते लेते हैं, हैं उसको और जो है सोचते साधारण हैं। तौर पे लेते हैं। जी।
डॉक्टर साहब, एक तो ये कि अगर कोई पेशेंट आता है तो आप लोग उसकी बायोप्सी करने के लिए बोलते हैं, तो बायोप्सी के बारे में बताइए, क्योंकि ये इतनी साधारण सी चीज़ है जिसको बहुत बड़ा समझता है मरीज और घबराता है इसके नाम से, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बायोप्सी एक जांच है जिसमें कि जो घाव या जो अल्सर है उसमें से एक बहुत ही बारीक सा छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जी। और उसको पैथोलॉजिस्ट जो है उसको देख के बताते हैं कि ये घाव में किस तरह की कोशिकाएं हैं। इसी से कैंसर का पता चलता है। जी। कोई घाव, कोई अल्सर कैंसर है या नहीं है, वो उसमें से एक सैंपल लेके ही पता चल सकता है। इसी सैंपल लेने की प्रक्रिया को बायोप्सी करना कहते हैं। जी। ये एक साधारण ऑफिस प्रोसीजर है। जी। ओरल कैंसर की बायोप्सी 1 या 2 मिनट का समय लेती है। जी। ठीक है। समस्या ये है कि बायोप्सी को लेके कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जी। जो आमतौर पे अज्ञानतावश फैली हुई हैं। कुछ जो है, जैसे सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि लोहा लग जाने से बीमारी बढ़ जाती है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए बायोप्सी होने से बीमारी बढ़ती है, तो वो सब लोग जिनकी बायोप्सी नहीं हुई है वो आज जिंदा होते, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब लोग जिनकी बायोप्सी हुई है वो आज नहीं रहते। जबकि उल्टा है, जिनकी समयानुसार बायोप्सी हुई और इलाज हुआ वही बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरकार एक बीमारी इस स्टेज पे तो आई ही है बिना बायोप्सी किए, तो आगे भी वो बिना बायोप्सी के बढ़ेगी। हाँ। तो बायोप्सी से बीमारी का बढ़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिल्ली का रास्ता काटने से एक्सीडेंट का संबंध हो। ये एक भ्रांति है जी। जो कि जनमानस में फैली हुई है, और इसका कोई साइंटिफिक आधार, कोई भी वैज्ञानिक डाटा, वैज्ञानिक आधार नहीं है। डॉक्टर साहब, पेशेंट की बायोप्सी हो गई और ये कंफर्म हुआ कि नहीं इसको कैंसर है, जी। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि वो कैंसर किस स्टेज पे है, क्योंकि जो उसका ट्रीटमेंट होना है वो स्टेज पे ही डिसाइड होगा। जी। तो आप हमको ये बताएं कि स्टेजिंग कैसे आप लोग जो है डिसाइड करते हैं। कैंसर की स्टेजिंग की जाती है जिससे ये पता चल सके कि वो कैंसर कितना एडवांस है। जी। क्या वो आरंभिक कैंसर है, हाँ। क्या वो थोड़ा ज़्यादा है, या फिर बहुत एडवांस है। और उसका स्टेजिंग से ये भी होता है कि आप इलाज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इतने तरह के मरीजों का इलाज किया गया और उसका ये रिजल्ट निकला। इलाज को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी स्टेजिंग की आवश्यकता होती है। मरीज को ये बताने के लिए कि उनको सही होने की, ठीक होने की आउटकम कैसा होगा, दोबारा बीमारी रिकरेंस या दोबारा आने की क्या संभावना है, इन सब के लिए स्टेजिंग की आवश्यकता होती है। जी। स्टेजिंग के लिए पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि मरीज़ को देखे कि भाई कहाँ तक बीमारी कितनी बड़ी है। उसमें उसकी साइज़ देखते हैं कि शेप साइज़ देखते हैं कितनी बड़ी है, गले में गांठें फैली है कि नहीं देखते हैं। उसके बाद कुछ न कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी उसके लिए उचित होता है, सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है। साथ में फेफड़े का भी एक्सरे लिया जाता है। उसके एक्सटेंट कहाँ तक है, कहाँ ये तक आपको फैली जो है ये पता करने के लिए सीटी स्कैन में कोई सेकेंडरीज वगैरह तो नहीं हो गई है, बीमारी कहीं वहाँ के। कैंसर का एक लक्षण है कि वो पहले अपनी जगह पे बढ़ता है, उसके बाद दूसरे घरों में फैलना शुरू होता है। और आमतौर पे अधिकांश कैंसर जब दूसरे घर में फैल जाते हैं तो वो ठीक होने लायक नहीं रहते हैं। जी। तो इस तरह से इसको स्टेजिंग की जाती है। डॉक्टर साहब का मतलब दूसरे घर का है सेकेंडरीज हो जाना, जहाँ पे प्राइमरी लीजन है जब शरीर के और भागों में वो पहुँच जाता है तो उसको हम लोग सेकेंडरीज कहते हैं। तो अगर सेकेंडरीज लंग में हो गई हैं तो वो बहुत खतरनाक है ना, फिर वो उस मरीज को अब ठीक नहीं कर सकते हैं। जी। अब इलाज से उनका जो है थोड़ा बहुत ही फायदा होगा। हाँ, कुछ आराम हो सकता है, एक्सटेंट थोड़ा सा, लेकिन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, पेन में आप उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन अब उनको कैंसर से मुक्त करना संभव नहीं है। इस कैंसर की बीमारी का इलाज तभी तक संभव है जब तक वो एक लिमिटेड रूप में हो। इसीलिए अर्ली स्टेज की बीमारियों का ही इलाज संभव है। जी। उसके बाद तो इस हिसाब से उनको स्टेजिंग की जाती है, उनको अलग अलग स्टेज में बांटा जाता है। उसके आधार पर उनका इलाज तय किया जाता है कि अब आगे इनका क्या इलाज होना है। जी। डॉक्टर साहब, आप लोग ऑपरेट करते हैं, कैंसर अगर पूरा निकाल दिया आपने, लेकिन कुछ लोग अभी आपने बताया कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया, सेकेंडरीज हो गई, शरीर के अन्य किसी भाग में, बोन में हो गई, ब्रेन में हो गई। ऐसे में एक पैलिएटिव थेरेपी की बातें होती हैं जिसमें ये होता है कि पेशेंट तो ठीक है, हमें मालूम है कि ये महीने 2 महीने में एक्सपायर कर जाएगा, लेकिन वो शांत तरीके से उसका वो समय बीते, उसमें उसको बहुत कष्ट ना हो, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पैलिएटिव ट्रीटमेंट या पैलिएटिव चिकित्सा उन मरीजों को दी जाती है जिनके बारे में ये तय हो चुका है
कि अब इनके कैंसर को हम लोग ठीक नहीं किसी कर भी सकते। तरह से ठीक नहीं कर जी सकते हैं। जी पूर्ण रूप से पैलिएशन कर पाना संभव नहीं है। जी अगर कोई बीमारी है तो जब तक वो बीमारी नहीं जाएगी उसके लक्षण नहीं जाएंगे। जी, वो तो और है। अब हम मान चुके हैं कि वो बीमारी नहीं जा रही है। जी लेकिन उस बीमारी की वजह से जो तकलीफ है, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे मैंने कहा कि कैंसर जो है शुरुआत में पेन नहीं करता है, दर्द नहीं देता है, लेकिन कैंसर के आखिरी स्टेज का दर्द जो है बहुत ही बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो दर्द के लिए आप जो है पेन केयर मेडिसिन को देख सकते हैं। डॉक्टर्स होते हैं स्पेशल जो कि दर्द को ही जी ठीक करने की अपना ये करते हैं, हाँ हाँ पेन पैलिएशन कर सकते हैं। उसके आप जो है उनकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, जी, उनको जो है प्रॉपर डाइट मिले उनको। हाँ, थोड़ा- देखिए ऐसा है क्योंकि कि खाना पीना भी तो खा नहीं पाते यूजली हैं। कैंसर के मरीज खाना नहीं खा खाना पाते नहीं खा हैं, तो पाता उनके है। जो है कुछ सुपाच्य भोजन दे सकते हैं। जी जी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है दर्द की राहत। दर्द। दर्द से राहत कई बहुत हद तक संभव है। बहुत ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे कि दर्द जो है कम होता है। कम हो सकता है, लेकिन जी। वही दवाइयाँ जो है वो एक प्रशिक्षित चिकित्सक ही लिख सकते हैं। जी आम चिकित्सक उसको नहीं लिख सकते हैं। तो जी। उसके लिए आपको किसी कैंसर विशेषज्ञ या कैंसर हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। जी आप पेशेंट को लेके जाएं, वहाँ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाएंगी, उससे दर्द में सरतिया आराम मिलता है। लेकिन यही है कि बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं होनी है। दर्द कम हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, आज डॉक्टर शेखर से बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जानकारी दिया है हम लोगों को कि किस तरीके से मुंह के कैंसर के रोगियों की अगर प्रारंभिक जांच में ही पता लग जाए तो उनके ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, डिजीज़ एडवांस होती है, बीमारी एडवांस हो जाती है, तो उसमें बहुत मुश्किलें सामने आती हैं, बहुत परेशानी बढ़ जाती है। रोगी को भी परेशानी होती है, परिवार को भी परेशानी होती है, समय का, पैसे का, हर चीज़ का परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो आप सबसे पहले तो अभी ये निश्चय करें कि हम गुटखा, गुल, तंबाकू, पान मसाला नहीं खाएंगे। अगर हम खाते भी हैं तो आज से ही उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे कि अब हम उसको छोड़ दें, जिससे हम इससे बच सकें। तो आज की ये बातें यहीं समाप्त होती हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल के साथ। नमस्कार।